गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम बिल्डिंग बेलॉज के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज से हो या फिर कमर्शियल पर्पज से हो, तो आपको बिल्डिंग बेलॉज को कैसे फॉलो करना है। जो आज के लेक्चर में हम बताएंगे ये शहरों में लागू होता है। अर्बन एरियाज में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है वहां के लॉ के अकॉर्डिंग, और आपको साथ ही साथ हम बताएंगे कि विलेज रोड से या फिर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से आपकी बिल्डिंग की दूरी कितनी होनी चाहिए, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि अगर कोई बिल्डिंग 40 फीट 45 फीट ऊंची हो तो कितना एरिया छोड़ना होता है फ्रंट से, साइड से और बैक से, बिल्डिंग के बैक से। तो ये आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताते चलें कि अगर आप बिल्डिंग बेलॉज को फॉलो नहीं करते हैं और अब बिना मैप पास किए घर बनाते हैं तो गवर्नमेंट आपके कंस्ट्रक्शन को तोड़ सकती है, क्योंकि ये लीगल नहीं होगा, इलीगल होगा। तो आपको बिल्डिंग बेलॉज को ध्यान में रख के ही अपने मकान को, अपने घर को बनाना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसको आप पूरा देखें, स्किप ना करें, और जो बिल्डिंग बेलॉज कहता है उसके अकॉर्डिंग ही अपने कंस्ट्रक्शन आप बनाएं। इसमें मैंने पूरे डिटेल्स में क्लियर किया है कि कितना, अगर मान लेते हैं कि 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आप कितना परसेंट पे कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं और कितना आपको एरिया छोड़ना होगा। हालांकि जो एरिया आप लेफ्ट करेंगे वो रहेगा आपका अपना ही, लेकिन आप उसमें कोई अस्थायी कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हैं। तो डिटेल्स लेक्चर में आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए सीखते हैं बिल्डिंग बेलॉज के बारे में कि बिल्डिंग बेलॉज है क्या, और जब हम रेजिडेंशियल या कमर्शियल कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी बिल्डिंग जब बनाते हैं तो इन रूल्स को हमको ध्यान में रखकर अपने कंस्ट्रक्शन को बनाना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन बनाने से पहले आपको मालूम होगा कि मैप को पास कराया जाता है, उसके बाद ही आपका कंस्ट्रक्शन बनता है। तो जब आप मैप पास कराते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको अपना मैप बनाना चाहिए, अपना प्लान बनाना चाहिए। उसके बाद वो अथॉरिटी द्वारा पास किया जाता है। तो अगर टाउन्स में आप हैं या सिटीज में हैं तो आपको बिल्डिंग बेलॉज को ध्यान में रख के ही अपने कंस्ट्रक्शन को बनाना होता है। तो आज के इस लेक्चर में आपको डिटेल्स में इस टॉपिक पर पूरी जानकारी देने वाले हैं कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो लेफ्ट जो कितना हमको स्पेस फ्रंट से, बैक से, साइड से लेफ्ट करना होगा। और ये रूल्स हम आपके फायदे के लिए हैं, बिकॉज कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन बना लिया, आपने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना ली और आपने स्पेस लेफ्ट नहीं किया, तो जब उसके आयु पूरी होगी, जब उसको तोड़ना होगा, फिर से रिकंस्ट्रक्शन करवाना होगा, तो जब उसको तोड़िएगा तो कहाँ टूटेगा, वो किसके, दूसरे के बिल्डिंग पर गिरेगा। इसके लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमको कंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए। एक जरूरी बात, जैसा कि पहले भी मैंने कहा है, अगर आप इस रूल्स को ध्यान में नहीं रखते हैं तो अथॉरिटी द्वारा आपके कंस्ट्रक्शन को तोड़ा भी जा सकता है। तो आपको किसी भी स्थिति में आपको डिटेल्स में सारी चीजें हम बताएंगे कि इस रूल्स को ध्यान में रखकर कैसे बनाना है। आपके लिए कई टेबल मैंने प्रोवाइड किया है और ये कॉन्सेप्ट आपका इस एक ही लेक्चर में हम पूरा कर देंगे। सबसे पहले समझते हैं बिल्डिंग बेलॉज क्या है। तो अगर इसको परिभाषित करें हिंदी में तो हम ऐसे कहेंगे कि क्षेत्र के नगर नियोजन प्राधिकरण के नियोजित विकास के लिए क्षेत्र में भवनों के निर्माण के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हम बिल्डिंग बेलॉज के नाम से जानते हैं। इसमें अगला पॉइंट है मेरा फ्लोर एरिया रेशियो। तो फ्लोर एरिया रेशियो FAR, ये कई बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। इसका मतलब होता है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑड फ्लोर्स इनटू 100 बटा एरिया ऑफ प्लॉट। जैसे सपोज करते हैं, एक प्लान के माध्यम से आपको हम यहाँ समझा रहे हैं। इसमें जो हिडन से ये एरिया किया गया है, ये टोटल मेरा प्लॉट एरिया है। अंदर का जो एरिया है मेरा कवर्ड एरिया है, और जो वाल से ढके क्षेत्र होते हैं इनको हम प्लिंथ एरिया कहते हैं, यहाँ समझ लीजिए। और जो रूम के अंदर वो स्पेस जिसको हम यूज करते हैं जो है वो मेरा फ्लोर एरिया कहलाता है। तो ये फ्लोर एरिया हो गया, ये प्लिंथ एरिया हो गया, ठीक है। और जिस पर छत होता है वो कवर्ड एरिया हो गया। कुछ ऐसी चीजें हैं, अपवाद हैं, जो कवर्ड एरिया में नहीं काउंट होते हैं, जैसे छज्जा एटसेट्रा। वो हम आपको बिल्डिंग प्लानिंग और बिल्डिंग में इसको डिटेल्स में मैंने वहां बताया है, लिंक्स हम वहां प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं इजीली। तो यहां आप समझ गए होंगे। तो आपने देखा कि जितना बड़ा मेरा प्लॉट है इतना सब में हमने इस प्लान को नहीं बनाया है, हमने एरिया लेफ्ट किया है। कैसे और किस आधार पर, ये आपको टेबल के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं।
और सीखते हैं। यहाँ आप समझ गए होंगे कि जो मैंने बात की, मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है, तो आपको यही एरिया काउंट होगा। तो ये एरिया जितना होगा जो कवर्ड है वो काउंट होगा, इसका जो कवर्ड है वो काउंट होगा, 100 से गुना करेंगे। और प्लॉट एरिया जो मेरा यहां से यहां तक लेकर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक है, ये प्लॉट एरिया, इससे भाग देंगे तो FAR फ्लोर एरिया रेशियो मेरा निकल जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं फिर अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं। यहां फ्लोर एरिया रेशियो आप समझ गए होंगे। अब हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कौन सा फैक्ट है जिनको ध्यान में रखकर बिल्डिंग बे लॉज को हम एक बिल्डिंग को जब डिजाइन करते हैं तो किन किन फैक्ट्स को हम ध्यान में रखते हैं अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बे लॉ। तो सबसे पहले बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन हमको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जहां तक आप कानूनी रूप से घर बना पाए, ये हमको रोड या गली के केंद्र से इसको हम मेजर करते हैं। बिल्ट अप एरिया ऑफ बिल्डिंग का कितना कैसा बिल्ट अप एरिया है। हाइट ऑफ बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। ओपन स्पेस टू बी लेफ्ट ऑन साइड एंड बैक, ठीक है, कितना एरिया हम खुला छोड़े हैं लेफ्ट में, साइड में, ठीक है, बैक में। साइज एंड रूफ हाइट ऑफ रूम्स, रूम की साइज और छत की ऊंचाई। प्रोविजंस फॉर ओपनिंग इन रूम्स, बाथ, WC, वाटर क्लोजेट, ETC फॉर प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन, माने हवा का दूषित हवा बाहर कैसे निकले, फ्रेश हवा अंदर कैसे आए, लाइट एटसेट्रा। प्रोविजंस फॉर वाटर सप्लाई एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, पानी जो हम लेते हैं उसको देखेंगे कैसे पानी हमारे पास आएगा, सप्लाई की पानी, और जब हम यूज कर लेंगे तो कैसे उसको वेस्ट वाटर को हम बाहर निकालेंगे, डिस्पोजल करेंगे, वो भी ध्यान में रखकर ही प्लानिंग की जाती है। फाइनली स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ बिल्डिंग फॉर इट्स सेफ्टी, जब हम स्ट्रक्चरल डिजाइन को फाइनली करते हैं तो ये देखते हैं कि वो कितना सेफ है। कम से कम 7 रिक्टर पैमाने पर जो है 7 तक वो भूकंप को सह सके, ऐसा हमको डिजाइन करना चाहिए। अब हम एक टेबल प्रोवाइड करते हैं आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान में रखना, आपको याद होना चाहिए। ये टेबल है आपको, जिसे बिल्डिंग लाइन को हम बिल्डिंग लाइन आल्सो नोन एज गेट बैक और फ्रंट बिल्डिंग लाइन भी कहते हैं बिल्डिंग लाइन को हम। अब यहां देख लीजिएगा, फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रोड टेबल बिलो गिव्स द बिल्डिंग लाइन, तो कितनी दूरी पर बिल्डिंग लाइन आपका होना चाहिए वो हो गया। तो अगर विलेज रोड है तो 9 मीटर होना चाहिए, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स अगर है तो 9 मीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है तो 15 मीटर, और नेशनल स्टेट हाईवे है तो 30 मीटर आपका बिल्डिंग लाइन होना चाहिए। रोड या गली के केंद्र से इसको हम मेजर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहां तक आपको हमने क्लियरली समझा दिया। हम आगे बढ़ते हैं अब, और हम देखते हैं एक टेबल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये टेबल में बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। इसमें हम हाइट के अकॉर्डिंग कितना एरिया हमको किधर से लेफ्ट करना है, इसको हम यहाँ इस टेबल में मैंने आपको समझाया। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल्डिंग हो गया, फ्रंट स्पेस, साइड स्पेस, बैक एंड एयर स्पेस, रिमार्क्स। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल्डिंग में देखिएगा, बिल्डिंग हैविंग हाइट लेस देन 10 मीटर। तो अगर 10 मीटर से कम हाइट की बिल्डिंग है तो इसको फ्रंट्स में हम 3 मीटर छोड़ेंगे, और ये 1.80 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसी तरह साइड में 3 मीटर, बैक में आपको भी 3 मीटर, और 1.80 मीटर से ये कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम बिल्डिंग लाइन कितना होगा, 7.5 मीटर, ये ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं बिल्डिंग हैविंग हाइट मोर देन 10 मीटर और लेस देन 30 मीटर। कोई ऐसी बिल्डिंग हम डिजाइन कर रहे हैं, बनाने वाले हैं, जिसकी हाइट 10 मीटर से ज्यादा है, 30 मीटर से कम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आता है 3 मीटर प्लस ए, 3 मीटर प्लस ए, 3 मीटर प्लस ए। अब ए की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ ए इज 1 मीटर फॉर एवरी 3 मीटर बियॉन्ड 10 मीटर हाइट्स ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब बिल्डिंग की हाइट अगर हम यहाँ 3 मीटर अगर बढ़ेगा तो यहाँ 1 मीटर बढ़ जाएगा। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ हम 13 मीटर बिल्डिंग की हाइट करते हैं तो ये 4 मीटर हो जाएगा। अगर ये 16 मीटर करते हैं तो ये 5 मीटर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बता दिया आपको 3 मीटर तो ये हम लेंगे ही, एक का मान हम 2 मीटर पुट किया, क्योंकि यहाँ हमने 6 मीटर बढ़ाया। तो अब बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, 16 मीटर। अगर बिल्डिंग की हाइट 16 मीटर हो गई तो यहाँ कितना लेंगे हम, 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर हम लेंगे। तो समझ गए होंगे। इसी तरह अगर 19 मीटर होगा तो ये 6 मीटर हो जाएगा। इस तरह यहाँ अगर 3 मीटर हाइट बढ़ेगी तो यहाँ फ्रंट, बैक और साइड से 1-1 मीटर आपका बढ़ता चला जाएगा। ये समझ गए होंगे आप। अब एक यहाँ सिंपल सा है आप यहाँ पर कि बिल्डिंग हैविंग हाइट मोर देन 25 मीटर और लेस देन 30 मीटर अगर है, 25 मीटर से ज्यादा है और 30 मीटर से कम है तो इसके लिए 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर हम सीधा साधा ले लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि बिल्डिंग हैविंग हाइट मोर देन 30 मीटर, अगर कोई बिल्डिंग हम 30 मीटर से ऊंचा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूल क्या कहता है, तो 10 मीटर तो रहेगा ही प्लस बी,
10 मीटर प्लस बी, 10 मीटर प्लस बी। तो बी का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ बी इज 1 मीटर फॉर एवरी 5 मीटर बियॉन्ड 30 मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बिल्डिंग की हाइट हम 35 मीटर कर देते हैं तो यहां 1 मीटर बढ़ जाएगा। अगर 40 मीटर कर देते हैं तो यहां 2 मीटर बढ़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल देके यहां समझाया है 10 मीटर प्लस 2 मीटर, बिल्डिंग कितना हाइट हुआ 40 मीटर। अगर 40 मीटर बिल्डिंग की हाइट हो गई तो ये 12 मीटर हम लेंगे, यहां भी 12 मीटर यहां भी और 12 मीटर यहां भी। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। हमने कोशिश किया है काफी आसान शब्दों में आपको इसको समझाने की, और थोड़ा हम फास्ट बोलते हैं क्योंकि हमने देखा है कि जो भी लेक्चर मेरा लंबा हो गया है, काफी लंबा हो गया है, आप उसको देखते नहीं, स्किप करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द बताकर मतलब आप समझ भी जाएं और लेक्चर ज्यादा लंबा भी ना हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही हम लेक्चर बनाते हैं आपके लिए। अगला टेबल मेरा देखिएगा, बिल्ट अप एरिया फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एज पर एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग। तो यहां देखेंगे ये टेबल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर हमने ये बताया है कि कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा तो कितना एरिया हमको लेफ्ट करना है, माने कितना एरिया में हमको कंस्ट्रक्शन बनाना है और कितना एरिया लेफ्ट करना है। यहां एक महत्वपूर्ण बात आपको हम बताते चले कि जो आप छोड़ेंगे वो एरिया, वो जमीन आप ही की रहेगी, बट आप उसमें कोई अस्थायी कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हैं, अस्थायी बना सकते हैं। आप जब बड़े बड़े शहरों में मुंबई दिल्ली में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि गार्डन को प्लाई से या फिर बांस से वो खूबसूरत तरीके से उसको घेर दिया जाता है। तो वो कारण यही है कि आपको जो एरिया लेफ्ट करना है उसमें आप गार्डन तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आप बाउंड्री कंक्रीट की या फिर ब्रिक की, मतलब अस्थायी कोई चीज आप नहीं बनवा सकते, आपको अस्थायी बनवाना है। ठीक है, तब यहां समझ लेते हैं कि अगर प्लॉट आपका है मोर देन 1000 मीटर स्क्वायर, हमने फीट में ही मेंशन किया है, स्क्वायर फीट में भी सॉरी, तो आपको देखिएगा अगर 1000 स्क्वायर मीटर की अगर कोई प्लॉट है तो आपको उसमें 33.3% पर आप कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, बाकी एरिया आपको लेफ्ट करना होगा। अगर आपका कोई आपने प्लॉट खरीदा है जो 500 से ज्यादा है, 1000 से कम है, तो आपको उसमें 40% पर आप कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, 50 और 60% आपको लेफ्ट करना होगा, छोड़ना होगा। अगर कोई प्लॉट आपने लिया है जो 200 से लेकर 500 मीटर स्क्वायर है, या फीट में भी हमने बता दिया है आपको, इसको कन्वर्ट किया है, तो 50% पर आप कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, 50% आपको लेफ्ट करना होगा। अगर 200 मीटर स्क्वायर से बिलो कम का प्लॉट है तो उसमें आपको 60% पर कंस्ट्रक्शन आप बना सकते हैं, 40% आपको लेफ्ट करना होगा। तो ये एरिया जो आप छोड़ेंगे वो रहेगा आप ही का, बट आप उसमें अस्थायी कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, अस्थायी नहीं बना सकते हैं। इससे फायदा यह है कि आप इस एरिया में पार्किंग, ठीक है, गार्डन आप लगा सकते हैं, और जब बिल्डिंग की आयु पूरी होगी, जब उसको गिराना होगा तो आप ही के एरिया में ये गिरेगा और फिर वापस इसको रिकंस्ट्रक्शन इसका हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपको मैंने यहाँ बताए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण रूल्स हैं और आपको इनको जानना चाहिए। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। हमने यहाँ 3 टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है और आपको ये तीनों टेबल याद होने चाहिए, तभी आप सही से प्लान बना पाएंगे। जब कोई काम आपके पास आता है, कोई प्लान, आप सिविल इंजीनियर है, आपको कोई प्लान बनाने को कहा जाता है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रख के ही कंस्ट्रक्शन को बनाना है। अगर आप इस रूल को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपके कंस्ट्रक्शन को अलीगल मानकर तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप पास करा लेंगे। मैप पास कराते समय इन चीजों को ध्यान में रखकर हम डिजाइन करेंगे, तभी मैप आपका पास होगा। उसके बाद से हम अपने कंस्ट्रक्शन को बनाने की शुरुआत करेंगे। अथॉरिटी जब परमिशन देगी तो हम इसको बनाने की शुरुआत करते हैं। वो साइट पर आके चेक भी करते हैं कि आपने, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं पासिंग मैप में, उसमें आपको पूरा आरसीसी डिटेल्स, प्लान, सेक्शन, फ्रंट एलिवेशन, जो है क्रॉस सेक्शन, साइड प्लान, की प्लान, सेफ्टी टैंक डिटेल्स, जो है सॉकेट पिट्स एटसेट्रा, हर चीजों का शेड्यूल ऑफ ओपनिंग, हर चीजों का डिटेल्स आपको वहां देना होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको लेक्चर में दी जाने वाली जानकारी से आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली हर लेक्चर की नोटिफिकेशन जाए और आपके लेक्चर मिस ना करें। तो इसमें आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हमको इंतजार होता है, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ सुधार करना चाहें या कुछ किसी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में लिखें। अगर पॉसिबल होगा तो आपके लेक्चर तैयार किया जाएगा।
ठीक है, हम भी इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है, तो कहीं कोई गलत पाएं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे समझाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके बाद अब अगले एक नए लेक्चर में।